नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपके लिए शेयरों में कमाई के मौके और स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है। आप भी पूछिए हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222666 पर। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, उनसे करेंगे खास बातचीत। और साथ ही एक और खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय से करेंगे खास बातचीत। सुदीप सर, आपका स्वागत करते हैं शो में। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दिखी शानदार तेजी। सेंसेक्स 443 अंक उछलकर 59,245 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 17,665 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की यहां पर चलिए बात कर लेते हैं। 385 अंक उछलकर 39,805 के लेवल पर ये बंद हुआ। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजारों में इतनी शानदार तेजी कहां से आई। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन, और ये एक्शन भी तब जबकि दुनिया भर के बाजारों से संकेत थे बेहद खराब। डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर निकलता हुआ, और उसका असर आपने देखा अमेरिकी बाजारों पर, जहां मजबूत अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद अमेरिका में थी। शुक्रवार को इसके विपरीत 350 पॉइंट नीचे जाकर डाउ बंद होता दिखा दिन की निचले स्तरों पर। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार हरे निशान में खुले, और ये हरे निशान में तब खुले ग्लोबल संकेत कमजोर थे। इसके साथ साथ एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े भी आते दिखे। फिर भी भारतीय बाजार रुकते थमते नजर नहीं आ रहे। मजबूत खुलने के बाद बाजार ने 17,600 को पार किया, और 17,600 को पार करने के बाद दिन भर 17,600 से 17,700 की रेंज में वक्त बिताया। लेकिन आज फिर से लीडरशिप आई तेजी की बैंक निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी ने न सिर्फ 39,500 के ऊपर टिके, लेकिन उसके बाद 39,700 यहाँ पर पिछले 3-4 बार कोशिश की निकलने की, उसके पार भी निकले, और फाइनली बंद 39,800 के ऊपर होते हुए दिखे। तो 15,200 के आसपास का लो बनाने के बाद जो बैंक निफ्टी ने तेजी की रफ्तार दिखाई, आज उसका हाईएस्ट लेवल बैंक निफ्टी ने छुआ, यानी कि जबरदस्त। और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो पूरे 40,000 के नज़दीक 39,999 तक बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पहुंचे। उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की बढ़िया तेजी हुई। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में रहा, और काफ़ी कुछ खरीदारी वहां पर होती हुई दिखी। आज रात अमेरिकी बाजारों में छुट्टी है। डाउ फ्यूचर्स के दम पर हम मजबूती बना रहे थे। धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स भी 125 पॉइंट ऊपर होते हुए दिखे। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ हो सकती थी, लेकिन उसके विपरीत काफ़ी मजबूत शुरुआत की भारतीय बाजारों ने। आइए रुक कर लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। सुदीप सर, हफ्ते की जोरदार शुरुआत हुई है, क्या स्ट्रैटेजी रहे इस बाजार में? अब देखिए, मैं पहले आपके शो में पिछले हफ्ते जिक्र कर चुका हूं कि हम लोगों को लग रहा है कि एक लेवल का डिकपलिंग देखने को मिल रहा है, और इसका मुख्य कारण यह है कि ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव अंडरकरेंट्स रहने के बावजूद इंडिया में जबरदस्त बाइंग आ रहा है बहुत सारे दिशा से। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट का उम्मीद है। हर दिन शायद सपोर्ट नहीं आ रहा है, पर बुलिशनेस इसीलिए बरकरार है क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट के सारे फंड्स हैं उनका चाइना में बहुत बड़ा एलोकेशन हुआ करता था, निवेश भी है, और चाइना से सब लोग निकलना चाहते हैं। और ये मार्केट बिलीव यही करता है कि इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा जो पैसा चाइना से निकल रहा है वो इंडिया में आके डिप्लॉय होगा, और इसीलिए इंडिया में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डोमेस्टिक फैक्टर्स कुछ हद तक पॉजिटिव है। जो मॉनसून के जो दिशा है, मॉनसून का जो स्थिति है, उससे लग रहा है कि ठीक ठाक मॉनसून होगा। ओवरऑल स्प्रेड भी ठीक ठाक रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लेके थोड़ा शंका है, पर वहां पे भी थोड़ा सुझाव सामने आने का संभावना दिख रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉजिटिव, और बहुत बड़ा पॉजिटिव जो चाइना से एग्जिट का है, एफआईआईज का, बड़े फंड्स का, उसको लेके इंडियन मार्केट्स बुलिश मूड बरकरार रख रहे हैं। तो हम लोगों का व्यू ये निवेशक के लिए यही है कि सिलेक्टिवली आप अपना लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाते रहें, बट बहुत सतर्क रहिए क्योंकि मार्केट एक लेवल पे जा रहा है जो कि
पूरा काउंटर इंट्यूटिव है, सारा दुनिया जैसे चल रहा है उसके विपरीत में चल रहा है। ओके सर, ये तो मार्केट पर राय रही सुदीप जी की। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। और पहला सवाल जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो व्हाट्सएप पर आ रहा है। दर्शक का नाम है विनीत रंजन, ये कोलकाता से सवाल भेज रहे हैं एक्साइड पर। एक्साइड में एक्शन भी हमने आज देखा, शेयर वायदा का टॉप गेनर आज बना। इनके लेवल्स की बात करें तो एक्साइड के 600 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 135 की। एक्साइड में ये अच्छे खासे मुनाफे पर भी बैठे हुए हैं। सुदीप सर, तो आप विनीत जी को क्या राय देंगे, एक्साइड पर अभी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यूज रख सकते हैं वो? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म इनका नजरिया है तो जरूर हमारी सलाह होगी तो निवेशित रहिए, क्योंकि कोई खास कारण नहीं था एक्साइड का प्राइस इतना टूटना जितना कि पिछले कुछ महीनों में टूटा था। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके बहुत बड़ा एक्साइटमेंट मार्केट में है, और इसी के चलते मार्केट को बीच में लग रहा था कि जो ट्रेडिशनल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं आईसी इंजन के लिए, उनके बिजनेस ठप हो जाएगा। पर दो बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये आईसी इंजन रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल से ओवरनाइट नहीं होने वाला है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। दूसरी बात है, सारे जो दिग्गज बैटरी मैन्युफैक्चरर है इंक्लूडिंग एक्साइज, इन्होंने अपना ईवी के लिए जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का कार्यक्रम प्लान बना लिया है और उस पर कामकाज चालू हो गया है। तो उम्मीद ये है कि वो बैटरी भी ये मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे और वहाँ पे भी अच्छा खासा पकड़ इनको मिलेगा। तीसरी बात स्पेसिफिक टू एक्साइड ये है कि इन्होंने जो अनरिलेटेड एक्सपोजर्स थे जैसे इंश्योरेंस, वहाँ से एग्जिट लिया है, और उसका भी जो रकम उनके पास आ रहा है और आने वाला है, उससे कि इनका वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी पोजीशन में सुधार आएगा। ये सारे जो संकेत है ये एक्साइड के लिए पॉजिटिव है, और यहाँ पे बेझिझक आप निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में भी कोई खराबी नहीं है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव। ओके, तो एक्साइड में बने रहने की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। बेंगलुरु से एके वैद्यनाथ हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ, मेरे पास IOL का स्टॉक है। हेलो हेलो, यस, IOL का 78.25 में लिया हुआ है। अरे मेरे को 4,310 रुपीज लॉस हो रहा है। ये क्या मैं बने रहूं क्या? 600 शेयर है आपके पास? 600 IOC ओके, इंडियन ऑयल। तो फिलहाल ओके, IOC इंडियन ऑयल, ओके बिल्कुल सर। IOC में नुकसान में है, ये कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए अपने इस खरीद में। बताइए सर, इस नुकसान के साथ अभी इनको क्या राय देंगे आप IOC में? स्वाति जी, इन सेक्टर से हम निवेशक को दूर रहने की सलाह देते हैं, इनको भी वही सलाह देंगे, एग्जिट ले लीजिए। देखिए, फंडामेंटल्स की बात तो मैं 1 मिनट में करूंगा, पर सबसे बड़ी इस सेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार सेक्टर को बहुत कंट्रोल करती है, और ये प्राइसिंग जो फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास नहीं रहता है, और इसके कारण जो सब्सिडी शेयरिंग कैसे होगा, क्या होगा, ये पूरा अनिश्चित रहता है। और मार्केट में फ्री प्राइसिंग ना होने के कारण कभी इनको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है, कहीं रिकवरी होता है, कहीं नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इन कंपनीज के लिए, तो यहाँ से मैं दूर रहने की सलाह दूंगा। ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर में भयंकर वोलेटिलिटी है। हाँ, प्राइसेस बड़े हैं, उसका फायदा, रिफाइनिंग मार्जिन का फायदा शायद कभी कभी मिल सकता है इन कंपनीज को, पर्टिकुलरली अपस्ट्रीम और रिफाइनिंग कंपनीज को, पर ये बहुत एक स्पेकुलेटिव बेट होगा, तो इसीलिए हम निवेशक को यहाँ से दूर रहने की सलाह देते हैं। ओके, IOC दूर रहने की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से आपके लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, नोएडा से उमेश चंद शर्मा हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछ रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मेरे पास डॉक्टर रेड्डी के 10 शेयर हैं, इसकी बाइंग प्राइस 5,000 के लगभग है, और मैंने 3 साल के लिए रखना चाहता हूँ। अगर ओके, 3 साल के व्यू के लिए डॉक्टर रेड्डीज पर उमेश जी सलाह मांग रहे हैं। फिलहाल ये है नुकसान में। एग्जैक्टली इनका जो खरीद भाव है वो है 4,998 का, जिन्होंने हमें जानकारी दी थी। उनके पास 10 शेयर है। डॉक्टर रेड्डीज में क्या स्ट्रैटेजी देंगे इन्हें 3 साल के नजरिए के लिए सुदीप सर?
देखिए 3 साल का नजरिया आपने वो बताया, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप शांति से निवेशित रहिए। दिग्गज कंपनी है, अच्छा कामकाज है। अभी बहुत दिक्कतें हैं, पर्टिकुलरली यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर्स है वो रियल है और वो कुछ देर तक रहेगा, यही उम्मीद हम लोगों का है। और इसके कारण इनका यूएस बिजनेस में स्टेबिलिटी अभी नहीं आया है। इसके अलावा रेगुलेटरी जो एक्शन देखने को मिल रहा है उसमें भी रैनबैक्स डॉक्टर रेड्डीज में थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसमें थोड़ा दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि आपका नजरिया 3 साल का है, तो आप इसमें बेझिझक निवेशित रहिए। बिल्कुल, तो डॉक्टर रेड्डीज दूर रहने की सलाह आ रही है आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें मनमाड से स्वप्निल फड़कुले हमारे साथ है। स्वप्निल जी बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरे पास डी लिंक 110 रुपीज की बाइंग है, 300 क्वांटिटीज है, और टीसीपीएल पैकेजिंग है वो 540 की बाइंग है, 200 शेयर्स है। तो दोनों शेयर में मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो दोनों में क्या करना चाहिए? ओके, डी लिंक पर पहला राय लेते हैं। फिलहाल मुनाफे पर है ये, मुनाफे के साथ अभी डी लिंक पर क्या राय देंगे? जी सुदीप सर कुछ कह रहे हैं आप? जी सौदी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डी लिंक में निवेशित रह सकते हैं। अच्छा ट्रैक्शन कंपनी में आया है और मुनाफे में है, अभी निवेशित रहिए। दूसरा, अगर स्वाति जी बात करें पैकेजिंग सेक्टर, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि निवेशित रहिए। ओके, तो टीसीपीएल पैकेजिंग और डी लिंक दोनों में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। ओके, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ भुवनेश्वर से सरोजा कुमार है। सरोजा जी बहुत स्वागत करते हैं आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? हाँ जी मैम, इवनिंग। मैं नाटको फार्मा मेरे पास है 100 शेयर्स, मैंने 659 रुपीज में लिया हूँ। अभी इसको होल्ड करना है या सेल करना है, उसके लिए मुझे कुछ एडवाइस चाहिए मैम। ओके, नाटको फार्मा 100 शेयर 659 खरीद भाव, कुछ नुकसान है, जानना चाहते हैं राय की क्या रखें स्ट्रैटेजी? स्वाति जी, हमारी सलाह तो होगी इसमें निवेशित रहिए। हमारा जो फार्मा सेक्टर है इसमें जो पसंदीदा शेयर है उसमें से नैटको एक है। इनका डोमेस्टिक बिजनेस और कुछ नीश सेगमेंट भी ये काम करते हैं, ऑन्कोलॉजी जैसा, वहाँ पे अच्छा खासा ट्रैक्शन है। और डोमेस्टिक बिजनेस में जो हम ओवरऑल फार्मा सेक्टर में बिलीव करते हैं कि यूएस में प्रेशर्स है प्राइसिंग, और यूएस बिजनेस में दिक्कतें सबको आ रही हैं, पर डोमेस्टिक बिजनेस में स्कोप ऑफ एक्सपेंशन और अच्छा खासा मोमेंटम फार्मा में है। तो नैटको हमारा फेवरेट काउंटर है, तो यहाँ पे आप निवेशित रहिए। 1 साल प्लस का नजरिया रखिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो 1 साल से ऊपर का नजरिया रखने के लिए नैटको फार्मा में बने रहने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से आ रही है। अगले कॉलर से बात करें, चंडीगढ़ से समीर भाटिया हमारे साथ है। समीर जी स्वागत करते, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? हेलो मैम, मेरे पास टाटा मोटर्स हैं। नमस्कार। 215 के हिसाब से 1000 शेयर, और मेरे पास पॉलीप्लेक्स है 548 के हिसाब से 100 शेयर। सो आई जस्ट वांटेड टू नो इनका लॉन्ग टर्म, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आप मुझे बताएं कि भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्कोप है इनका एक्चुअली। टाटा मोटर्स पे तो आपको जबरदस्त मुनाफा है समीर जी, सबसे पहले बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। टाटा मोटर्स लिया कब था आपने? मैंने 2019। ओके, 2019। तो इनकी खरीद से तो अभी डबल है फिलहाल इनका टाटा मोटर्स का ये स्टॉक। 2019 के बाद 3 साल में इन्हें जबरदस्त मुनाफा देखने को मिला है। फिलहाल टाटा मोटर्स पर क्या ये रखें अभी स्ट्रैटेजी, आपसे जानेंगे सुदीप जी, फिर पॉलीप्लेक्स पर भी राय दीजिएगा लॉन्ग टर्म की। देखिए टाटा मोटर्स में जैसे स्वाति जी ने बोला, आपने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, और अगर आपका नजरिया बहुत लंबा नहीं है तो हमारी सलाह होगी आप एक बार टाटा मोटर में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट भी मिलेगा।
और हमारा ओवरऑल व्यू ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये है कि बहुत सारा चेंजेस सेक्टर में हम लोगों को देखने को मिलेगा अगला 1-2 साल में। इसका मुख्य कारण ये है कि ईवी एक रियलिटी है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले दिनों में बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल सेगमेंट का हिस्सा बनेगा और ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर ने ठीक ठाक कदम लिए हैं, इसीलिए जो प्राइस है आज दिख रहा है वो दिख रहा है। पर 2 साल में कौन सा कंपनी का ईवी मार्केट में पकड़ किसका अच्छा होगा, क्या फ्यूचर होगा, कैसे प्रोग्रेस होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग सेगमेंट है। तो हम लोग ये मानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ्रंटलाइन ऑटो कंपनीज में शेयर खरीदना अभी रिस्क है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म है तो आप प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं, पर लंबी अवधि में बहुत अनसर्टनिटी है। इसीलिए हम रिकमेंड ये कर रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए और अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही रहना है तो हमारी सलाह होगा कि आप ऑटो एंसिलियरी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ईवी विन करे, कोई कंपनी विन करे या आईसी पुराने जो कंबशन इंजन वो विन करे, ऑटो एंसिलियरी जो दिग्गज कंपनी है उनका बिजनेस चलता रहेगा, उनका पर व्हीकल कंपोनेंट प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो वहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो टाटा मोटर्स से मुनाफा वसूलने की राय अभी आपके लिए आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से और ऑटो एंसिलरी स्टॉक की तरफ देखने की सलाह। एक क्विक रिएक्शन पॉलीप्लेक्स पर भी सर, पॉलीप्लेक्स लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है आपको? पॉलीप्लेक्स लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और मैं इनका खरीद भाव नहीं जानता हूं, पर क्योंकि लंबी अवधि का नजरिया है, निवेशित रहिए। कल के बाजार के लिए अहम संकेत और बाजार में क्या रखें खास स्ट्रैटेजी, समझते हैं एनर्जी से। अब जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, वैसे तो अमेरिकी बाजारों में छुट्टी है तो डाउ फ्यूचर्स को देखकर ही हम संकेत लेंगे। जो यूरोप के बाजार है वहां पर कमजोरी भरा ट्रेड होता दिख रहा था, थोड़ा नुकसान के साथ 1-1.5% नीचे थे। तो देखते हैं कल सुबह किस तरह से डाउ फ्यूचर्स रहते हैं। जहां तक हमारा अपना हाल है काफ़ी बेहतर है, अच्छी क्लोजिंग आज हुई है। जो अब कल के लिए आपको इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 17,475 से 17,550 की, ये 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,700 से 17,775 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,800 पर हम बंद हुए, अब सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और ये होगी अब 39,425 से 39,550। ये 125 पॉइंट की रेंज जो है वो बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी आपको कल सुबह के लिए। और एक बार 40,050 के आसपास 39,950, 40,050 ये 100 पॉइंट की रेंज हल्की फुल्की रुकावट की जगह इसको पार करके टिके तो फिर 40,300 से 40,500 तक जाने की तैयारी भी बैंक निफ्टी की हो सकती है। ओवरऑल भारतीय बाजारों का ट्रेंड मजबूती का है। ग्लोबल संकेतों के कमजोरी होने के बावजूद हम कोई खास कमजोर हो नहीं रहे। आज रात अमेरिका में छुट्टी भी है तो हो सकता है भारतीय बाजार डाउ फ्यूचर से संकेत लेकर थोड़ा और मजबूत होने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती की वजह से ब्रॉडर मार्केट में तेजी का एक्शन कल भी बरकरार रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब आप देखते हैं कल का ऑप्शन। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है kiranjadhav.com के आशीष केलकर। आशीष जी, स्वागत करते हैं शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां मौके बनेंगे? वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आज के बाजार में हमने मेटल की चमक बढ़ती हुई देखी थी और कुछ ऐसे स्टॉक थे, चुनिंदा स्टॉक्स थे मेटल सेक्टर में से कि जिसमें एक अच्छा खासा अंडर करंट देखने को मिल रहा था। और मैं मानता हूं कि मैंने जो स्टॉक चुना है वो कल थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देना चाहिए। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को का 440 का कॉल ऑप्शन हमें खरीदने का मैं सलाह देता हूं। आज का क्लोज करीब 10.80 के आसपास ये हुआ है। हम इसी लेवल के आसपास खरीदने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ऊपर मिलता है तो भी हम ये मौका बिल्कुल नहीं गवाएंगे। स्टॉप लॉस हम 8 रुपए का लगाएंगे और इस ऑप्शन के लिए मेरे 2 लक्ष्य रहेंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 15 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 17 रुपए का। मेरा कन्विक्शन वाला एक ही स्टॉक था, इसलिए मैंने एक ही ऑप्शन स्ट्रेटेजी सजेस्ट की है। ऑल राइट सर, आशीष जी बहुत धन्यवाद करेंगे कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताए। और लॉन्ग टर्म की खरीदारी के लिए अब चलते हैं सीधे सुदीप सर के पास। बताइए, लंबी अवधि के लिए खरीदारी के आपके ऑप्शंस कौन से हैं सुदीप जी?
जिक्र करूंगा, दोनों ही इंडिया कंजम्पशन, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। सुंदरम फास्टनर्स पहला कंपनी, जहां पे 1100 रुपया का लक्ष्य रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसमें एक खास बात यह है कि ये फास्टनर सेगमेंट में दिग्गज कंपनी है और ये वर्षों से दिग्गज कंपनी रहे हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने और भी सारे एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी के जो टैग है वहां से निकल के बहुत सारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जहां पे भी अच्छा खासा पकड़ इनको मिल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है और जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चाहिए होगा, वहां पे भी बहुत जबरदस्त कामकाज हो रहा है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, प्रमोटर क्रेडिबिलिटी बेहतरीन है और आने वाले दिनों में नतीजे और भी इंप्रूव होने की संभावना है। ये सब नजर में रखते हुए यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है टाटा मेटेलिक्स। यहाँ पे 1200 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। देखिए, अपने सेगमेंट में डीआई पाइप सेगमेंट में दिग्गज कंपनी है। पिछले क्वार्टर के नतीजे ठीक ठाक नहीं थे। ये इसका मुख्य कारण था जो कॉस्ट पुश, कोल के प्राइसेस बढ़ गए थे उसको लेके, पर कोल के प्राइसेस अब नीचे आ गए हैं और कोल का प्राइसेस जितना नीचे आया, पिग आयरन जो इनका प्रोडक्ट है, पिग आयरन का प्रोडक्ट उतना नीचे नहीं आया, प्रोपोर्शनेटली 15-20% ही नीचे आया है कोल आयरन का, पिग आयरन का प्राइसेस, वेरएज कोल आधा हो गया। तो ये इनको सिग्निफिकेंटली आने वाले दिनों में मार्जिन इंप्रूव करने में सहायता करेगी। डीआई का पाइप्स का ऑर्डर बहुत जबरदस्त इनको मिल रहा है और इस सेगमेंट में इनका जो कमाई मार्जिन्स भी बढ़ रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह देंगे। ओके, तो लंबी अवधि के सुदीप सर के 2 पिक्स, सुंदरम फास्टनर्स और दूसरा स्टॉक टाटा मेटालिक्स में खरीदारी की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।